वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सीजी बोर्ड क्लास 10 साइंस के चैप्टर 13 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस के एक्सप्लेनेशन को। ये इस लेसन के एक्सप्लेनेशन का सेकेंड वीडियो है जहाँ पे हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग इसके सामने का पोर्शन कवर किए थे। आई होप आप वो वीडियो देखे हो। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 देख लीजिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पार्ट 1 पार्ट 2 करके सारे ही पोर्शंस के लिंक वहाँ पे हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग जो आपका बचा हुआ है उसको पहले आप कंप्लीट करके उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू करना। स्टार्ट करती हूँ मैं। नाउ वी विल परफॉर्म एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड द साइज पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ इमेज बाय एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर्स। इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर्स। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी करेंगे अब, ताकि हम लोग जो भी इमेज बनता है किसी भी ऑब्जेक्ट का स्फेरिकल मिरर्स के थ्रू, उसका जो साइज़ होगा, जो पोजीशन होगा और उसका जो ओरिएंटेशन होगा वो कैसा है उसको समझ पाएँ। उस एक्टिविटी के लिए आपको वाइट पेपर चाहिए, वी स्टैंड चाहिए। वी स्टैंड मतलब एक स्टैंड जिस पे आप मिरर्स को फिक्स कर सको। अगर आपके पास में नहीं है एक वी स्टैंड, आपको बनाना है ना, तो सिंपली आपको बस एक मिरर को फिक्स करना है एक थर्माकोल ब्लॉक के ऊपर, और उसके लिए आप पिन्स का यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक थर्माकोल का ब्लॉक है ये, इसमें ऐसा पिन को फिक्स करके और उसमें मिरर को जो है वो टिका के रखा है, तो वैसा चाहिए बस। तो वी स्टैंड नहीं है तो ऐसे बना लेना। एक मीटर स्केल चाहिए होगा। मीटर स्केल मतलब जैसे नॉर्मली एक स्केल है इसमें, ताकि हम लोग जैसे रख रहे हैं ना इमेज को, तो आपको पता रहे ना कि वो किस डिस्टेंस पे है ऑब्जेक्ट, मतलब फिर उसका इमेज कैसा बन रहा है। तो उसके लिए आपको एक मीटर स्केल चाहिए होगा, कॉनकेव मिरर चाहिए, और जिसका फोकल लेंथ आपको पता हो, और उसके अलावा कैंडल चाहिए। इतनी चीज़ें रिक्वायर्ड है। प्रोसीजर क्या है, तो बस आपको कॉनकेव मिरर को फिक्स कर देना है वी स्टैंड में, और उसके बाद में मिरर, कैंडल और मीटर स्केल को ऐसे अरेंज करना है जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको इमेज में। और उसके बाद में अगर वी स्टैंड अवेलेबल नहीं है तो बस वही इस तरह से आपको वी स्टैंड बना लेना है, ताकि आपका जो मिरर है ना वो हिले नहीं, सही से फिक्स्ड रहे। और उसके बाद में ना उसके अकॉर्डिंग जैसे जैसे इमेज बनते जाएगा ना, तो वैसे आपको यहाँ पे इस टेबल को फिल करना है। जैसे कि जब इन्फिनिटी पे हम लोग ऑब्जेक्ट रखे थे तो कैसा बना, जब सी से भी पीछे रखे थे बियॉन्ड सी तब कैसा बना, जब सी पे रख रहे हैं तब कैसा बन रहा है, सी और एफ के बीच में रखे हैं तब कैसा बन रहा है, एफ पे रखे हैं तो कैसा बना, और एफ और मिरर के बीच में रखे हैं तब कैसा बना। तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये टेबल फिल करना है। अब इसके लिए हम लोग को रे डायग्राम्स बनाने पड़ेंगे, तो ये टेबल आपका इजीली फिल हो जाएगा। रे डायग्राम आपको नेक्स्ट वाले पेज में दिया है, पहले इसको देख लेते हैं। हाँ, मैं आपको ये बता दूं कि जब हम लोग ऑब्जेक्ट्स को रखते हैं ना, तो किस तरह से आपको देखना है। जैसे कि ऑब्जेक्ट आप रखे हो तो ये तरीका सही है देखने का कि हम लोग यहाँ से देख सकते हैं या फिर इस डायरेक्शन से देख सकते हैं, लेकिन इस तरह से नहीं देखना है। ये चीज़ यहाँ पे बस इस वाले टेबल में बताया है। इसके अलावा जब से हम लोग ये फिल करेंगे तो उसके लिए पहले रे डायग्राम्स को देख लेते हैं। रे डायग्राम्स जब आपको बनाने होते हैं ना, तो सबसे ईजी है, एकदम ईजी टॉपिक है ये। बस जैसे आप ये मिरर बनाए हो ना, तो मिरर के बाद में हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इस लाइन में मिरर से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस लेके, मान लो 3 सेंटीमीटर लेकर के आप एफ ड्रॉ करोगे। इसका फोकल लेंथ, फोकस जो होता है, फोकस पॉइंट आप बनाओगे। अगर 3 सेंटीमीटर एफ और पी का डिस्टेंस है, मतलब फोकस और पोल का, तो उतना ही डिस्टेंस आपको यहाँ से लेके रेडियस ऑफ कर्वेचर तक का लेना है। अगर आप ऐसे डिस्टेंस मेजर करके और उसके बाद इमेज बनाना स्टार्ट करेंगे तो इमेज आपका हमेशा सही जगह पे बनेगा। जैसे कि सबसे पहले हम लोग बनाए सेम वैसे ही आप ये एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ किए, एफ और सी ड्रॉ कर लेना। सेम वही ना, जितना पी से एफ का डिस्टेंस उतना ही एफ से सी का डिस्टेंस लेके आप बना लेना। इस चीज़ को आगे समझेंगे भी कि इक्वल डिस्टेंस कैसे आया, इस चीज़ को प्रूव भी करेंगे। अब हम लोग इमेज रखे हैं, सॉरी ऑब्जेक्ट रखे हैं इनफाइनाइट पोजीशन पे, तो हमेशा आपको एक पैरेलल रे लेकर के आना है प्रिंसिपल एक्सिस से। और जब पैरेलल आता है तो अकॉर्डिंग टू जो रे डायग्राम के लॉज थे उसके अकॉर्डिंग वो हमेशा फोकस से क्रॉस हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम पे एक और पैरेलल रे ले आओ और वो भी आपका फोकस से क्रॉस हो जाएगा। दैट सिंपली मीन्स कि अगर हम लोग इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रख देते हैं, तब उस केस में हमेशा आपका इमेज जो है वो फोकस पे बनेगा और बहुत छोटा बनेगा। तो ये आपका टेबल में जब आप फिल करोगे तो सबसे पहला आंसर ये पता चल गया। दूसरी बार जब हम लोग उसको रखे हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर पे, हमेशा 2 लाइंस बनाने हैं आपको। पहला वाला यहाँ से पैरेलल लेके आना है प्रिंसिपल एक्सिस से, जो फोकस से चला जाएगा। दूसरा इस इमेज के ऊपर से लेकर के आना है, और जब इस इमेज के ऊपर से कोई रे ऑफ लाइट आता है तो वो फोकस से होता हुआ आएगा। जब फोकस से होता हुआ कोई भी लाइट आता है तो वो हमेशा पैरेलल चला जाता है।
ये दोनों रेस आपके जहाँ पे जाके मीट हो रहे हैं उसी जगह पे आपका इमेज फॉर्म होता है। जैसे कि मैं अगर आपको ड्रॉ करके बताऊं तो हम लोग नॉर्मली ऐसे एक डिस्टेंस प्रॉपर लेके बना लिए। अगर यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है तो पहले एक पैरेलल रे लाएंगे जो यहाँ से क्रॉस हो जाएगा, दूसरा यहाँ से लेके आएंगे जो पैरेलली क्रॉस हो जाएगा। जहाँ पे आपका ये दोनों लाइन कोइंसाइड हुआ वहीं पे आपका इमेज फॉर्म होता है। तो दिख रहा है आपको, अगर सी पे लिए थे तो सी पे ही इमेज बना है और उल्टा बना है। नेक्स्ट आ जाते हैं, जब ऑब्जेक्ट आपका इनफाइनाइट पोजीशन पे हो तो ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी, अच्छा वो फर्स्ट वाला था। अभी आपका जब सी के पीछे है, मतलब कि सी से थोड़ा सा पीछे है, सी पे नहीं रखे हैं, उससे थोड़ा सा पीछे रखे हैं, तब उस केस में कैसा बनेगा। तो यहाँ पे जब आपका ये है तो पहला वही सेम इसके ऊपर से बनाओ जो कि आपका पैरेलल आ रहा है तो फोकस से क्रॉस हो जाएगा। और दूसरा आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के जाओ तो कर्वेचर से जो जाता है वो सिंपली वापस उसी लाइन में पीछे आ जाता है। तो जब आप ऐसे लेके आए और वापस ऐसे ही पीछे चला गया और एक ऐसे लेकर के आए तो ये दोनों यहाँ पे मीट हो रहे हैं ना, दोनों लाइंस जहाँ मीट हो रहे हैं वहीं पे आपका इमेज बन गया। नेक्स्ट वाला, जब आपका इमेज सी और एफ के बीच में है, इन दोनों के बीच में जब ऑब्जेक्ट है आपका तो ऑब्जेक्ट के ऊपर से एक बनाए जो कि आपका पैरेलल जा रहा है प्रिंसिपल एक्सिस से तो ये फोकस से क्रॉस हो गया। दूसरा इसके ऊपर से ऐसे लेकर के गए सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो वो वैसे ही वापस आ गया। दोनों जहाँ पे मीट हुआ है यहीं पे ही आपका इमेज बन जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद में फोर्थ वाला देखते हैं। फोर्थ में जब आपका ऑब्जेक्ट एफ पे रखा हुआ है, फोकस पे है, तो वैसे ही सेम रे ऑफ लाइट बनाए, पैरेलल बनाए जो फोकस से गया, दूसरा इसके ऊपर से बना के कर्वेचर से लेके गए सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो वो वैसे ही रिफ्लेक्ट बैक हो गया। ये दोनों लाइंस कभी भी आपको मीट नहीं होंगे चाहे जितना भी इसको आप प्रोड्यूस करो। तो ऐसा मानते हैं कि जो इसका इमेज बनेगा वो इनफाइनाइट पोजीशन पे जाके बनेगा। नेक्स्ट आपका लास्ट वाला सिक्स, जहाँ पे एफ और पी के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो पहला लाइन वैसे ही सेम इसके पैरेलल लेकर के जाओ तो पैरेलल ले जाने के लिए यहाँ पे जगह नहीं है तो पहला इसके ऊपर से लेकर के गए जो कि यहाँ पे पड़ा है। तो जब वो इस तरीके से जा रहा है ना जो पोल पे पड़ रहा है तो ऑब्वियस है कि वो उसके ऊपर नॉर्मल पड़ा तो वो ऐसे बैक हो जाएगा। दूसरा हम लोग लेकर के गए सेंटर ऑफ कर्वेचर से, जब आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके जाओगे तो फिर वो वैसे ही रिफ्लेक्ट बैक होगा। अब यहाँ पे ये दोनों लाइंस तो डाइवर्ज होते दिख रहे हैं, इसके लिए आपको इसको पीछे प्रोड्यूस करना पड़ेगा क्योंकि जब लाइंस डाइवर्ज होते हैं दैट मीन्स वो दूसरे डायरेक्शन में जाके कन्वर्ज होंगे। तो पीछे प्रोड्यूस करेंगे तो आपका इमेज यहाँ पे बनेगा, पीछे बनेगा इस बार। तो इस तरह से आप अब अपना टेबल जो है वो फिल कर सकते हो कि कहाँ पे इमेज बना और कैसा उसका साइज था और कैसा उसका ओरिएंटेशन था, मतलब सीधा था कि उल्टा था, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट अब आ जाते हैं रे डायग्राम्स फॉर कॉन्वेक्स मिरर। ये तो कॉनकेव मिरर का था, कॉन्वेक्स मिरर के लिए तो इसके लिए आपको अब इस बार कॉन्वेक्स मिरर चाहिए। अगर सेम एक्टिविटी हम लोग करें तो हो जाएगा। यहाँ पे दो ही पोजीशंस आपको होल्ड करने होते हैं सिर्फ। ये देखो, पहला होता है जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिटी पे है तो यहाँ पे हर बार आपको क्या करना पड़ेगा, रे ऑफ लाइट्स जितने भी लेके आएंगे वो सब आपके कन्वर्ज होते जाएंगे, डाइवर्ज होते जाएंगे पीछे। तो इसीलिए इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करना पड़ता है। तो ये पी पे ही बनेगा, मतलब फोकस पे ही बनेगा जा करके एकदम छोटा सा इमेज जैसा उस केस में होता था, लेकिन मिरर के दूसरे साइड में बनेगा। और दूसरा बनाना है जब मिरर से एक फाइनाइट डिस्टेंस पे आपका ऑब्जेक्ट रहे तो पहला रे उसके ऊपर पैरेलल जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस से और हर बार वो फोकस से क्रॉस होता है ना तो इस बार फोकस पे आप ऐसे बैकवर्ड ले जाना, मतलब हल्का सा बस ऐसे डॉटेड लाइन से प्रोड्यूस करना कि कहाँ पे है और वैसा ही उसको लेकर के जाना है अपोजिट में। तो क्योंकि ये डाइवर्ज होगा ना तो इसका कितने एंगल से ये डाइवर्ज होगा वो हम लोग को पता होना चाहिए, तो वो फोकस से जो आपका एंगल बन रहा है ना वहीं से ऐसे आपको डाइवर्ज करना है। दूसरा दूसरा इमेज हम लोग इसके ऊपर से लेकर के जाएंगे जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होना है और जैसे वो यहाँ से पास हो रहा है तो फिर उसको आपको फिर वैसे ही यहाँ पे बैकवर्ड प्रोड्यूस कर लेना है उसी में ही। तो अब इन दोनों रे ऑफ लाइट्स को आप जब प्रोड्यूस करोगे तो ये जहाँ पे जा कर के दोनों ऐसे करके मीट हो जाए ना ये वाले जगह पे आपका इमेज बन जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना ये सेकेंड वाला टेबल यहाँ पे फिल कर सकते हैं कि कॉनकेव मिरर के केस में कहाँ पे जा कर के बना। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो इमेज बन रहा है उसमें हम लोगों को हमेशा जो एफ और पी और सी ये सारे जो डिस्टेंस हैं उसको सही से मेजर करना है। अगर सही से मेजर करेंगे ना तो हमेशा आपका सही से इमेज बन जाएगा, एग्जैक्टली वहीं बनेगा जहाँ पे बनना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग आप हमेशा अपना आंसर जो है वो दे पाओगे कि अगर मैंने इन्फिनिटी पे रखा तो कहाँ बना, अगर मैंने फोकस पे रखा तो कहाँ बना, ऐसा करके। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, अब अपना टॉपिक है यहाँ पे 13.2.3 relation between parameters for spherical mirrors. For different positions of the object placed in front of spherical mirror,
The position of the image and size of the image also varies. Can we find a relation between the various parameters involved in image formation so that we can calculate the image properties? This means कि हम लोग अभी जो एक्सपेरिमेंट किए वहाँ से भी नोटिस किए होंगे जो ओवरऑल यहाँ पे लिखा है कि अगर हम लोग ऑब्जेक्ट जो भी रखते हैं स्फेरिकल मिरर के सामने, तो जैसे जैसे उसका पोजीशन हम लोग चेंज करें वैसे वैसे इमेज का जो पोजीशन है वो भी चेंज हो जाता है और साथ ही में उसका साइज जो होता है वो भी वैरी करता है। तो क्या कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं इमेज के जो कि हम लोग कैलकुलेट कर सकें जिससे इमेज प्रॉपर्टीज बना सकें हम लोग, ऐसा करके यहाँ पे पूछा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को क्लासीफाई करना पड़ेगा ये सारे पैरामीटर्स को दो डिफरेंट हेडिंग्स में, वेरिएबल्स में और कॉन्स्टेंट्स में। जैसे कि कुछ चीज़ों को हम लोग कांस्टेंट ले लेंगे, कुछ को वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब वो होता है कि वो सारे क्वांटिटीज़ जिनका वैल्यू जो है वो चेंज होता रहेगा, लेकिन जो कांस्टेंट है वो सारे वैल्यूज़ हो जाएंगे जिनका जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होगा। वो सारे पैरामीटर्स को इसमें ले लेंगे। जैसे समझ सकते हैं हम लोग इसको, आगे यहाँ पे टेबल दिया है, क्लासीफाई कर दिया है वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स में। कॉन्स्टेंट मतलब फिक्स्ड, तो उनमें इसको क्लासीफाई कर दिया है। जो चीज़ें फिक्स हैं जैसे कि ऑब्जेक्ट और मिरर का जो डिस्टेंस है वो फिक्स रहेगा, इमेज और मिरर का जो डिस्टेंस है वो फिक्स रहेगा, और जो हाइट होता है इमेज का वो फिक्स रहेगा। इमेज का हाइट जो है वो फिक्स हो गया। नाउ जो वेरिएबल्स हैं उस केस में हम लोग ले सकते हैं फोकल लेंथ मिरर का, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट का हाइट और मैग्निफिकेशन, ये इतनी चीज़ें। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है वो कुछ साइन फार्मूलाज, इमेज फार्मूलाज जो है वो डिराइव कर सकते हैं। तो सबसे पहले रिलेशन दिया है फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच का। फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर का डेफिनेशन हम लोग पार्ट 1 में ऑलरेडी देखे थे कि ये क्या होता है। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है उसको अभी स्टडी करना है। सो वी शैल ट्राई टू अराइव एट अ रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर using previously learned mathematical knowledge and by drawing ray diagrams for a concave mirror। तो एक कॉनकेव मिरर लेना है और उसके लिए रे डायग्राम बनाना है और थोड़े बहुत मैथमेटिक्स के नॉलेज से हम लोगों को एक रिलेशन फाइंड करना है फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच। तो आपको सिंपली यहाँ पे बस एक रे ऑफ लाइट को पैरेलल लेकर के आना है प्रिंसिपल एक्सिस से, और हम लोगों को पता है कि वो फोकस से चला जाएगा। दूसरा, रेडियस ऑफ कर्वेचर से जो लाइट जा रहा है वो वैसे ही आएगा क्योंकि ये तो नॉर्मल पड़ता है उसके ऊपर। तो वैसे करके आपको यहाँ पे दो चीज़ें, एक ये आपका ABCP ऐसा करके ये एक लाइन को ध्यान में रखना है, और दूसरा आपका ट्राइंगल CBF को ध्यान में रखना है। यहाँ पे ये सारा चीज़ जो भी लिखा है उस सबको फिर मैं इस वाले इमेज के थ्रू ही यहीं पे दिखा करके आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो सबसे पहला चीज़ हम लोग क्या देखें कि एक रे ऑफ लाइट आया जो कि आपका यहाँ से ए बी पे, और वो यहाँ से फोकस से क्रॉस हो गया। तो जब हम लोग एंगल ABC की बात करें, जो आपका एंगल ABC है, ये वाला जो एंगल बन रहा है वो इक्वल हो जाएगा एंगल CBF के, ये वाले एंगल के, क्योंकि जो आपका CB ये जो लाइन गया है ये नॉर्मल है, और जो नॉर्मल होता है वहाँ से एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो सेम होते हैं, हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़े हैं। तो ये दोनों एंगल आपका सेम हो गया। दूसरा, ऐसे करके अगर आप देखोगे तो एक जेड बन रहा है यहाँ पे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जिसको बोलते थे मैथ्स में, आपका एंगल ABC और जो एंगल ये वाला है आपका BCP, ये दोनों जो है वो, या फिर BCF बोलो, ये दोनों सेम हो जाएगा। अब क्योंकि ये वाला एंगल सेम है और वैसे ही हम लोग बोले कि ये दोनों एंगल सेम है, दैट मीन्स ये दोनों एंगल भी आपस में सेम है, ये समझ में आ रहा है। और साथ ही में जो आपका ये ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल है वो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, क्योंकि ये साइड जो है आपका ये तो कॉमन जा रहा था इन दोनों के बीच में, ये वाला साइड आपका। तो हम लोग एक और चीज़ यहाँ से डिराइव कर सकते हैं कि आपका ये जो ट्रायंगल बना ना, ये वाला ट्रायंगल जो यहाँ पे अलग से लिया है, ये क्या है आपका एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्योंकि ये दोनों साइड्स इसके, ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, ये वाला साइड इक्वल है, तो ऑब्वियसली ये दोनों साइड भी आपस में इक्वल होगा। CF और BF, ये दोनों लाइन्स हम लोग को इक्वल मिल गए, CF और BF। अब अगर आप एज्यूम करो कि जो ये मिरर है वो बहुत ही बड़ा है, मतलब इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो काफ़ी बड़ा है, तो मिरर आपको ऑलमोस्ट एक प्लेन टाइप का मिलेगा। कहाँ पे? इस डिस्टेंस के लिए, मतलब कि अगर आपका ये मिरर बहुत बड़ा होगा तो इन दोनों के बीच का ये जो डिस्टेंस है वो हम लोग अगर बहुत छोटा करें तो ऑब्वियस है कि ये दोनों एक स्ट्रेट लाइन जैसा ही आएगा। तो एज्यूम करो कि जो आपका B से P का डिस्टेंस है वही आपका P से F तक का डिस्टेंस है। तो उस केस में क्या होगा कि हम लोगों को पता था कि ये दोनों डिस्टेंस जो है वो सेम है। अब हम लोग ले लिए कि ये दोनों डिस्टेंस आपका
छोटा है, एकदम माइनर है, बहुत छोटा है। दैट मीन्स आपका जो ये और ये वाला जो डिस्टेंस है ना वो सेम हो जाएगा। तो अगर ओवरऑल मैं सी से पी तक का डिस्टेंस निकालना चाहूँ तो वो इक्वल हो जाएगा कि जितना पी से एफ है और एफ से सी है। साथ ही में क्योंकि ये दोनों इक्वल था तो मैं बोल सकती हूँ कि सेम यही वाले डिस्टेंस को ट्वाइस लिख दो। मतलब सी पी जो है वो इक्वल हो जा रहा है आपका 2 बार पी एफ के, 2 बार पी एफ के। तो अगर मेरे को पी एफ निकालना हो मतलब सी पी को जस्ट हाफ करना पड़ेगा। तो जब मेरे को पी एफ निकालना है तो पी सी या सी पी को जस्ट हाफ करना पड़ेगा। दैट मीन्स अगर मेरे को फोकल लेंथ निकालना है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का जस्ट हाफ करना पड़ेगा। तो ये आपका जो एक बोल सकते हैं रिलेशन है वो डिराइव होकर के आया बिटवीन एंड आपका बोल सकते हैं फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट इसके बाद में इस ये रिलेशन जो है वो सिर्फ स्फेरिकल मिरर्स के लिए वैलिड होगा, मतलब कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर के लिए। और यहाँ पे ओनली एक कंडीशन है कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो इतना बड़ा होना चाहिए कि जो आपका पॉइंट बी और पोल पी है वो दोनों एकदम एक दूसरे के बहुत ही क्लोज हो, ऐसा। नेक्स्ट है अब रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। मिरर फॉर्मूला जिसको हम लोग बोलते हैं वो। तो जो डिस्टेंस होता है ऑब्जेक्ट का पोल से उसको हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं, जिसको यू से डिनोट करते हैं। जो इमेज का डिस्टेंस है पोल से उसको इमेज डिस्टेंस बोलते हैं, जिसको वी से डिनोट करते हैं। और जो डिस्टेंस है फोकल पॉइंट का पोल से उसको हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं, मिरर का एफ से डिनोट करते हैं। तो ये तीनों क्वांटिटीज़ का अगर हम लोग मिरर फार्मूला बनाए रिलेट करें तो मिरर फार्मूला बनता है जो कि आपका ये है 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद करना है। ये रिलेशन जो है वो स्पेरिकल मिरर्स के लिए ही है और इसको सॉल्व करके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में मतलब ये काम आएगा। तो वहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना है कि जब भी हम लोग यू वी और एफ का वैल्यू पुट करेंगे इसमें तो हमेशा उसमें प्रॉपर साइन कन्वेंशन हम लोग को देने पड़ेंगे, जैसा कि हम लोग वीडियो नंबर 1 में देखे थे, पार्ट 1 में, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन सिस्टम में। तो यू वी और एफ का आपको सही सही से सिंबल यहाँ पे देना पड़ेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू। कॉनकेव मिरर के लिए हमेशा यू और एफ जो है वो नेगेटिव होगा हमेशा। कॉन्वेक्स मिरर में पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, लेकिन कॉनकेव मिरर में यू और एफ हमेशा, मतलब कि जो आपका इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और जो फोकल लेंथ है वो हमेशा नेगेटिव रहेगा। और रियल इमेज अगर बन रहा है उस केस में आपका वी का वैल्यू भी नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन अगर वर्चुअल इमेज बना है तब आपका वी का वैल्यू पॉजिटिव रहेगा। नेक्स्ट है मैग्निफिकेशन। जब हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे ना तो वो ज़्यादा अच्छे से समझ आ चुका होगा आपको। मैग्निफिकेशन देखते हैं। तो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय a spherical mirror is the proportional change in the size of the image as compared to that of the object। मतलब कि इमेज का जो साइज है और जो ऑब्जेक्ट का साइज है उन दोनों के बीच का जो प्रोपोर्शनल चेंज है उसको हम लोग मैग्निफिकेशन बोलते हैं। इसको हम लोग ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं कि जो रेशियो होता है हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का वही आपका मैग्निफिकेशन है। मैग्निफिकेशन आपका रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, जहाँ पे आई जो है वो आपका हाइट ऑफ इमेज है और एच जो है वो आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाता है। और इसको हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस से भी डिराइव कर सकते हैं। तो आई क्योंकि ऑब्जेक्ट का जो आपका इमेज था उसका हाइट था तो ऊपर में हम लोग इमेज वाला ही जो रहता है डिस्टेंस उसको ले लेंगे। और उसके बाद में नीचे आपका ऑब्जेक्ट का हाइट था तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ले लेंगे। फर्क इतना है कि इसका वैल्यू हम लोग नेगेटिव में लेंगे, माइनस में दिया है ना, ऐसा है। So it is obvious that this is a measure of proportional change in size। साइज में जो चेंज आता है उसका एक मेजर है बस। इसके लिए भी हमेशा आपको जो वैल्यूज़ हैं उनका प्रॉपर साइन लेना पड़ेगा। तो अगर इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों का हाइट अगर सेम है तो मैग्निफिकेशन 1 आएगा। अगर इमेज का हाइट ऑब्जेक्ट से ज़्यादा है तब उस केस में मैग्निफिकेशन लेस देन 1 आएगा। अगर इमेज का हाइट ऑब्जेक्ट से कम है तो मैग्निफिकेशन मोर देन 1 आएगा। आपको हमेशा याद रखना है कि अगर यहाँ पे वैल्यू जो एच का है वो पॉजिटिव आ रहा है, प्लीज नोट दैट एच इज टेकन एज पॉजिटिव बिकॉज यूजुअली द इमेज इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एंड स्टैंडिंग अपवर्ड। जो आपका ऑब्जेक्ट हम लोग जब भी रखते हैं ना वो ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं और ऊपर की तरफ ही वो उठा हुआ रहता है, इसलिए हमेशा जो एच का वैल्यू रहता है ना वो पॉजिटिव ही लेंगे। और वर्चुअल इमेज के लिए इमेज हाइट जो है वो पॉजिटिव हो सकता है और रियल इमेज के लिए जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब मैग्निफिकेशन हमेशा पॉजिटिव रहेगा वर्चुअल इमेज के लिए और हमेशा नेगेटिव रहेगा रियल इमेजेस के लिए। नेक्स्ट इसके बाद में आते हैं यूज़ ऑफ स्पेरिकल मिरर्स में। तो जो कॉनकेव मिरर है इसको यूज़ करते हैं टॉर्च में, सर्च लाइट्स में, हेडलाइट्स में, जो भी गाड़ी होती है उसकी हेडलाइट, ताकि जो पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट है वो हम लोग ले सकें।
इसको शेविंग मिरर्स में भी यूज़ करते हैं ताकि बड़ा इमेज बना सकें फेस का। डेंटिस्ट भी इसको यूज़ करते हैं ताकि जो टूथ है उसका एक मैग्नीफाइड इमेज ले सकें। और लार्ज साइज़ कॉनकेव मिरर्स को जो सनलाइट है ना उसका उसको भी फोकस करने में यूज़ लेते हैं ताकि सोलर पावर प्लांट्स में इसका यूज़ कर सकें। और जब हम लोग कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो इसको यूज़ करते हैं कार का जो साइड मिरर होता है वहाँ पे, ताकि ड्राइवर को ड्राइव करते टाइम पीछे से जो भी गाड़ियाँ आ रही हैं वो दिखे। और जो रियर वाला जो मिरर होता है गाड़ियों में वो भी आपका कॉन्वेक्स मिरर ही होता है। बस यहाँ पे डिसएडवांटेज ये है कि जो इमेज बनता है वो काफ़ी छोटा होता है। और क्योंकि ये कर्व्ड रहता है ना ये वाला मिरर आपका बाहर के तरफ में बल्ज होता रहता है ऐसा करके, तो इसलिए बहुत बड़े एरिया का व्यू जो है वो कैप्चर कर सकता है। तो ये इसका एक एडवांटेज बोल सकते हैं, जिसकी वजह से इसको इंस्टॉल किया जाता है आजकल बहुत सारे जो सुपरमार्केट्स होते हैं ना, तो जो वहाँ पे उसका जो टर्निंग रहता है कॉर्नर पे एकदम वहाँ पे ये बड़े बड़े मिरर्स को इंस्टॉल किया जाता है ताकि दो कस्टमर्स जो आ रहे हैं वो आपस में वहाँ पे टकराए मत, वो दोनों के एक दूसरे का इमेज जो है वो वहाँ पे दिख जाएगा। अब जो आपका मिरर फॉर्मूला बना था उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर with focal length 15 centimeter. Find the position, size and orientation of the image. तो एक ऑब्जेक्ट है जो कि कॉन्वेक्स मिरर में से 10 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है, फोकल लेंथ दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर है। आपको इसका पोजीशन, साइज और ओरिएंटेशन फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ तो 15 ही लिखेंगे, लेकिन जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है जो यू दिया है उसको -10 लिखेंगे। मिरर फॉर्मूला आपका 1f इक्वल्स टू 1u प्लस 1v है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे f के लिए 15, u के लिए -10। याद रखना है इस चीज़ को कि साइन कन्वेक्शन हमेशा ज़रूरी है यहाँ पे। और उसके बाद में जो v है वो वैसे ही ले लिए। तो अगर इसको मैं यहीं रखूँ और ये यहाँ शिफ्ट कर दूँ तो 1/15 प्लस 1/10 हो जाएगा ये। तो बस वही हुआ है यहाँ पे, 1/v है वो इक्वल हो गया 1/15 प्लस 1/10 के। 15 और 10 का रेशियो लेंगे तो 30 आएगा। तो 15 को 30 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर 2 आ गया। 10 को 30 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 3 आ गया। तो वैसे एलसीएम निकाल के कर सकते हैं या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो। ओवरऑल यहाँ पे 1/v का वैल्यू 5/30 आएगा, जिसको कि हम लोग कट कर देंगे 5 के टेबल में 1 टाइम्स में और ये 5 के टेबल में 6 टाइम्स में आ जाएगा। तो मतलब 1/v विल बी इक्वल टू 1/6, दैट मीन्स v विल बी इक्वल टू 6। और साथ ही में जब हम लोग मैग्नीफिकेशन निकालेंगे m का वैल्यू, तो m हम लोग -v/u लेते हैं। तो v का वैल्यू 6 था तो उसको -6 ले लेंगे, और u का वैल्यू -10 है तो वो लेंगे, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, आपका वैल्यू कितना आ जाएगा 0.6। तो मैग्नीफिकेशन निकला और आपका इमेज का डिस्टेंस निकला, और हम लोग को ओरिएंटेशन भी बताना है। तो कंक्लूजन क्या आता है यहाँ पे कि जो मिरर है उसका फोकल लेंथ 15 दिया हुआ है, तो जो इमेज बन रहा है वो 10 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट जो था वो 10 सेंटीमीटर दूर था, तो इमेज जो है वो +10 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर पे बनेगा, +6 ना आगे जा करके। और जो साइज होगा वो 0.6 टाइम्स ज़्यादा होगा क्योंकि मैग्नीफिकेशन आपका 0.6 आया था। और अगर मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है इसका मतलब क्या हुआ कि इमेज जो है वो वर्चुअल और इरेक्ट है। यहाँ पे मैं एंड करती हूँ इस वीडियो को। अब हम लोग पार्ट 3 में इसके आगे का पोर्शन पढ़ेंगे जो है रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस। आई होप यहाँ तक आपको ये वीडियो समझ में आया। नेक्स्ट वाला वीडियो फिलहाल आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा, आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। अगर बाकी लेसन्स का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट भी है, और अगर आप साइंस का ब्लूप्रिंट देखना चाहते हो बोर्ड एग्जाम्स के लिए तो वो वाला वीडियो भी फिलहाल आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। Thanks for watching and please do subscribe if you are new to our channel. And if you want to stay connected with us, then join the Telegram link given in description.